11 हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे मैथ्स में, यानी मैथमेटिक्स। आपके पास मैथमेटिक्स है, उसमें हम लोग चैप्टर 3 जो हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री है, और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को समझा था। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के बाद हमने उसका मेजरमेंट क्या क्या एंगल का हम लोग किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, डिग्री मेजर था, रेडियन मेजर था, ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। और साथ में हमने रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर भी हमने कंप्लीट कर लिया था। डिग्री मेजर रेडियन मेजर को कंप्लीट करने के बाद हमने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। तो इतनी सारी चीजें हो चुकी थी। अब हमारे पास है जिसमें न्यू टॉपिक है वो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपके पास जो न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर आपको याद होगा तो इसको हमने लास्ट क्लास यानी कि जो 10th क्लास या प्रीवियस क्लास जो थी आपकी बस उसमें हमने इन चीजों को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। बट हमने वहां जब हमने इन चीजों को कवर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो हमने ट्रायंगल के एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हमने इन चीजों को क्या किया था, कंप्लीट किया था। और साथ में वहां हमने इनमें जो मेजर यूज किया था वो था आपका डिग्री मेजर। बट अब हम 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो हम सॉल्व करने वाले हैं या इसको समझने वाले हैं, वो हम इसको रीड करके समझेंगे किसमें, हम लोग उसके रेडियन मेजर में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आपको ये पता है कि जो जब भी हम किसी भी चीज को रेडियन मेजर में चेक करते हैं या उसको मेजर करते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर मेजर होता है, यानी एक सर्किल होता है हमारे पास क्या होता है, एक सर्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक सर्किल लेते हैं एक्स, ऑब्वियसली वाई, इस साइड में यहां पे बात हो जाएगा एक्स डैश एंड हियर वाई डैश। तो एक आपके पास एक्स डैश हो जाएगा, एक आपके पास वाई डैश हो गया। अगर ये लाइन स्ट्रेट देंगे, इसको स्ट्रेट कर देंगे इस टाइप से, तो एक आपके पास एक्स डैश हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, वाई डैश। ठीक है, और ये आपके पास क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसको हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। वो जो सर्किल होगा उसकी रेडियस होगी 1, उसकी रेडियस होने वाली है 1 रेडियस, यानी यूनिट रेडियस। जो रेडियस होने वाली है कितना हो जाएगा आपके पास, यूनिट। इस तरह से हमने क्या करते हैं इसमें सर्किल ड्रॉ कर दिया। मे बी ये प्रॉपर सर्किल ना हो, बट आप लोग समझ जाएंगे क्या है सर्किल है। अब इस सर्किल में यहाँ ये यूनिट सर्किल, ऑब्वियसली मैंने इस पॉइंट को लिख दिया 1, 0। ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपके पास 0, 1 एंड दिस विल बी सी, ये हो जाएगा -1, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा डी पॉइंट जो है ये हो जाएगा आपके पास x कितना जाएगा 0, -1, इस टाइप से जो है आपके पास पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप से क्या हो जाएगा, सिस्टम हो गया सर्कुलर सिस्टम। और ये जो सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1 है। यहां एक पॉइंट ले लिया आपने, एनी पॉइंट P, ये P पॉइंट आपकी, और आपको पता है इसकी रेडियस 1 है, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ओरिजिन हो गया O। ठीक है, अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इसको लिख दिया आपने x, यानी कि जो आर्क दिख रहा होगा आपके पास, ये जो आर्क है AP जो आर्क है ये आपके पास कितना x है। और ये जो P पॉइंट है इसको आपने 2 पॉइंट ले लिए, एनी पॉइंट A, B। इसके बाद P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसका नेम है आपके पास कितना, M। ये परपेंडिकुलर आपको कितना हो गया, M हो गया। और आपको ये भी पता है ये जो एंगल होगा आपके पास रेडियन में, ये होगा आपके पास आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क आपको दिख रहा होगा आर्क कितनी है, यानी कि जो एंगल होगा आपके पास रेडियन में, एंगल इक्वल हो जाएगा आर्क ओवर रेडियस। तो अगर आप यहां से देखें तो आर्क आपके पास x हो गया इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका एंगल, जो एंगल बनेगा कितना बन जाएगा आपका, x बन जाएगा एंटी इस टाइप से। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, x। मैंने कहा Pn जो है परपेंडिकुलर है, इसको क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां हो जाएगा आपके पास कंसीडर अ यूनिट सर्किल, कंसीडर अ
यूनिट सर्किल मींस एक सर्किल ऐसा है जिसकी रेडियस कितनी है 1 है। तो कंसीडर ए यूनिट सर्किल, कंसीडर यूनिट एंड P A comma B is any point on this circle, तो इस सर्किल का कोई भी एक पॉइंट क्या होगा on this circle। अब आपको ये भी पता है AP इक्वल टू x है, AP इक्वल कितना दिख रहा है आपको x है, एंड आपको ये दिख रहा होगा एंड रेडियस इक्वल हो जाएगा आपके पास 1। रेडियस कितनी है इसकी 1 है। तो आपके पास जो एंगल है ये एंगल बन जाएगा आपके पास आर्क ओवर रेडियस, एंड यू ऑल नो आर्क x है, ये 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा आपके पास x एंगल बन गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद इन राइट ट्राइंगल OMP राइट ट्राइंगल आपके पास। तो OMP में अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट आपका A है, तो यहां से आता डिस्टेंस A हो जाएगा, ये पॉइंट B है, तो ये हो जाएगा यहां से आता कितना B हो जाएगा आपका, ये B हो जाएगा आपके पास। देन राइट ट्राइंगल OMP, तो OMP में आपके पास एंगल दिख रहा है आपको cos x, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो में 11th क्लास में, मतलब 10th क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिख रहा होगा आपको इसमें OM, और हाइपोटेनस कितना दिख रहा है आपको OP, तो ये हो जाएगा A/1। इसका मीनिंग हो गया cos x इक्वल टू A। ठीक है जी, एंड इसी ट्रायंगल में sin, तो sin x इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर दिख रहा होगा आपको PM ओवर हाइपोटेनस है आपके पास कितना OP, PM आपके पास B हो गया, OP1 हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, sin x इक्वल टू जाएगा आपके पास B। तो sin x आपके पास कितना हो गया B, इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट P A, B इक्वल टू P, और A की वैल्यू कितनी है cos x, sin x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका cos x, sin x हो जाएगा। ये जो पॉइंट है आपको कौन सा P जो पॉइंट दिख रहा होगा आपको। आई होप कि आपको ये इतनी सारी चीजें समझ में आई होगी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये हम लोग जितने भी चीजें पढ़ रहे हैं रेडियन मेजर के लिए पढ़ रहे हैं। डिग्री मेजर्स का जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो आपने प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। यहाँ हम लोग हम क्या रहे हैं, वी आर रीडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बट एज अ रेडियन मेजर। ठीक है, तो मैं ये आपको समझ आ गया, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आपको पता है also in right triangle OMP, तो ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें आपको पता है क्या पता होता है OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP की स्क्वायर कितना आपके पास 1 स्क्वायर, OM कितना आपके पास A स्क्वायर, PM कितना आपके पास B, तो ये 1 स्क्वायर होता है, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल हो गया आपके पास 1। अब यहां दिख रहा होगा A की वैल्यू कितनी cos x और B की वैल्यू कितनी sin x, तो देयरफॉर ये हो जाएगा cos x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना होगा आपके पास 1 होता है, इक्वल टू कितना होगा आपके पास 1 होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और ये हम लोग किसमें देख रहे हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडियन मेजर। और आपको पता है कि जब हमने डिग्री मेजर में लास्ट क्लास में हमने इसको इस चीज को रीड किया होगा, तो वहां क्या था आपके पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 ही था। ठीक है, तो मैं ये पार्ट भी क्या कर रहा हूं, ऐसे रब कर लेता हूं। इसके बाद आप लोग देखेंगे आफ्टर दिस इसके बाद आपको पता है कि सिंस वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई, एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन, एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। आपको पता है कि ये एक पॉइंट है आपका, इससे अगर यहां से यहां तक आप क्या करेंगे कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेंगे, तो इसको जो एंगल बनेगा आपका इसमें सेंटर पे, वो आपको पता है कि 2 पाई रेडियन का होता है। क्यों होता है ऐसा, उसको आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता था 2 पाई रेडियन, उसमें ये क्लियर कर रखा है कि क्यों होता है ऐसा। इसके बाद एज अ सेंटर ऑफ द सर्किल, और आपको इसका ये भी बताया गया था कि ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या होता है बस 1 2 3
क्वाड्रेंट है। ये कितना हो गया आपके पास? क्वाड्रेंट हो गया। तो ये 2 पाई हो गया, ये 2 पाई का एंगल बनेगा। इसके बाद अगर आप सर्कल को देखेंगे तो सर्कल में जो कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो बनता है आपका 360 और ये क्वाड्रेंट हो गया। इसका मतलब ईच क्वाड्रेंट कितने डिग्री हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। ईच क्वाड्रेंट कितने डिग्री हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो ये जो एंगल आपको ओ ए ओ बी दिख रहा होगा, ए ओ बी, इट विल बी पाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा आपके पास? पाई बाय 2 का हो जाएगा। और अगर इस आर्क को देखा ए टू सी यानी एओसी जो आर्क है ये कितने का बनेगा आपके पास? स्ट्रेट एंगल है, ऑब्वियसली कितने का बनेगा आपके पास? पाई का। तो ये हो जाएगा एंगल एओसी इक्वल हो जाएगा पाई। इसके बाद अगर आप ध्यान देखेंगे एओडी, ये जो एंगल दिख रहा होगा आपके पास एंगल एओडी, तो एओडी कितना हो जाएगा? यहां तक आपके पास 180 था प्लस 90 यानी पाई प्लस पाई बाय 2 दैट बिकम 3 पाई बाय 2। और आपके पास दूसरा हो जाएगा आपके पास जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है वो बनेगा एंगल आपके पास कंप्लीट जो एंगल कितना का बनता था आपके पास? 2 पाई का। तो आपने ऑलरेडी देख सकते हो यहां से आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना बनेगा आपके पास? 2 पाई डिग्री का बनेगा, 2 पाई रेडियन मेजर का बनने वाला है। इसके बाद आपके पास है all angles which are integral multiple of pi by 2 are called quadrantal angle। तो जितने भी एंगल्स अगर आप जितने भी एंगल्स होते हैं आपके पास जो pi by 2 के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, तो pi by 2 के क्या होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल, यानी pi by 2 का हमने इंटीग्रल वैल्यू से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। उनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल्स। इन एंगल्स को बोलेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये एंगल्स होते हैं आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स। और आप हम इनकी क्या करेंगे? वैल्यू चेक करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं इसको ऑलरेडी बोल चुका हूं यहां पे cos x, sin x। इसका मतलब cos x हो गया, ये कितना हो गया आपके पास? sin x हो गया। तो जब ये जो एनी पॉइंट है आपके पास यहां पे जो पॉइंट होने वाला है एंगल चेंज होगा। अभी एंगल कितना है? x है। जब यहां से r कितना आपके पास? x है। अगर ये r यहां से यहां तक पहुंच जाए आपका a टू कहां पहुंच जाए आपका b, तो ये r कितना का एंगल सबटेंड करने वाला सेंटर है? पाई बाय 2 का। कितना का एंगल सबटेंड करेगा आपका? पाई बाय 2 का। तो यहां हो जाएगा आपके पास cos पाई बाय 2 का। अगर हम लोग चेक कर लें एक बार में तो cos पाई बाय 2 कितना होने वाला है? यहाँ x का वैल्यू कितना है? 0। नेक्स्ट हो जाएगा sin पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 1। y वाला कितना आपके पास? 1 है। और इसके बाद अगर ये जो आर्क है ये आर्क एक ही हो, यानी कि आर्क ने मूव ही नहीं किया। जो आर्क है, आर्क की जो लेंथ है वो 0 हो जाए। तो जब आर्क की लेंथ 0 हो जाए यानी कि आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस एंगल। तो 0 अपॉन 1 कितना जाएगा? 0। तो जो एंगल बनेगा आपका सेंटर को कितना बनेगा? 0 रेडियन का बनने वाला है। यानी कि cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी जाएगी आप इस पॉइंट पे? x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। एंड जो sin 0 है इसका कितना जाएगा आपका? 0। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो इस पॉइंट पे यहां से यदि यहां जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? सेंटर पे पाई का बनेगा। इसका मतलब हो जाएगा cos पाई, तो cos पाई यानी x कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है आपके पास? -1। एंड नेक्स्ट sin पाई वो कितना दिख रहा है आपको? 0। इसके बाद मूव करें आप a से लेकर आपके r पहुंच जाएगा कहां तक? d पॉइंट पे। तो यहां एंगल बनेगा 3 पाई बाय 2। इट मींस दैट cos 3 पाई बाय 2, तो cos 3 पाई बाय 2 पे x वाला कितना दिख रहा है आपको? 0। x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 0 है। और नेक्स्ट हो जाएगा sin 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 का मीनिंग कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसके बाद इसका जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना जाएगा आपका? a पे, यानी कि 2 पाई। तो यहां हो जाएगा cos 2 पाई इक्वल टू 0। 2 पाई इक्वल टू कितना दिख रहा होगा आपको? 1। एंड sin 2 पाई इक्वल टू कितना है? 0। 2 पाई इक्वल टू कितना है आपके पास? 0। तो ये आपके पास हो गए क्वाड्रेंटल एंगल्स आ गए आपके पास sin और cos में। अब इन एंगल्स को अगर क्लोजली देखें या इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो आपको कुछ चीजें क्लियर आ रही होंगी कि sin पाई बाय 2 वाले sin 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है? -1 है। और sin 0 0 है, sin पाई 0 है और sin 2 पाई भी कितना आपके पास? 0 है। ये बात हो गई किसकी? sin वाले की। इसके बाद अगर ऐसे आप cos में आए तो cos में क्या दिखता है आपको? cos पाई बाय 2 0 होता है और cos 3 पाई बाय 2
जैसे ही हम आते हैं cos 0 पे वो 1 होता है, cos पाई माइनस 1 होता है, cos 2 पाई कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है आपके पास cos के ये जो पाई बाय 2 के मल्टीपल की बात हो रही है, पाई बाय 2 की क्या हो रही है मल्टीपल। इसका मतलब ये है कि अगर साइन में अगर पाई बाय 2 में क्या होगा इवन ऑड मल्टीपल हो, कैसे मल्टीपल हो ऑड होता है 1 पाई बाय 1 यानी ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 3 ऑड मल्टीपल। तो साइन भी और cos में 0 उसमें साइन 0 नहीं होता है। और जब क्या होगा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल उसमें cos क्या हो जाता है आपका 0 होता है। और सेम पाई का अगर क्या होगा आपके पास पाई का अगर क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू से अगर पाई को मल्टीप्लाई किया होगा उसमें साइन क्या होता है 0 होता है। cos क्या होता है पाई वाले में नॉन जीरो होता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस चीज से, उसको देखते हैं क्या कंक्लूजन मिलेगा आपको और समझते हैं इस चीज को। ये यूनिट सर्किल है, ये पॉइंट P है। अगर लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को इस टाइप से मूव करते हैं फिर से कहां पहुंच जाऊं P पॉइंट पे अगर मैं पहुंच जाऊं तो आपको क्या दिखने वाला आपको फिर से वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगे आपके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। आपने यहां से एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्व किया आप P पॉइंट पे पहुंच गए तो आप फिर से क्या होंगे जो वैल्यूज होंगी आपके वो फिर से क्या हो जाएंगे आपके रिपीट होने जाएंगे। ऐसे सेम अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं P पॉइंट को वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में तो फिर से ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएंगी रिपीट हो जाएंगी। इसका मीनिंग ये है कि जो P है वेदर हम उसको क्या करें इंक्रीज करें और डिक्रीज करें इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी रिपीट होने वाली है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी रिपीट होना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है जब हम इसको रिपीट करेंगे तो रिपीट कैसे करने वाले हैं इसको हम रिपीट करेंगे इंटीग्रल वैल्यू यानी कि 1 टर्न हो गया 2 टर्न इस टाइप से 1 टर्न कंप्लीट सेकंड टर्न 3 टर्न ये क्या हो गया आपका इंटीग्रल वैल्यू में क्या करें तो रिपीट करें डिक्रीज करें तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या करें इसको डिक्रीज करने वाले हैं। इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो 2 पाई के बाद जो है आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी रिपीट होने लग जाएंगे 2 पाई यानी इसका जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होगा आपके पास 2 पाई का होता है तो 2 पाई के बाद जितना भी क्या होगा आपके पास फिर से जितना भी रिवॉल्व होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास रिपीट होने लग जाएंगी। इस बात को हम इस टाइप से लिख सकते हैं ये जो साइन होगा आपके पास साइन ये क्या होगा आपके पास जो साइन होगा ये साइन को हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस x 2n पाई प्लस x तो 2n पाई प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास sin x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास sin x हो जाएगा। अगर आप इसको क्या करते हैं रिपीट करते हैं और कॉमा जो ये n होगा आपका ये बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपके पास z और नेक्स्ट है आपके पास cos नेक्स्ट होगा आपके पास कितना cos 2n पाई प्लस x इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास cos x और n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू जाएगा वो कैपिटल Z व्हिच इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास सेट ऑफ कितना जाएगा आपके पास इंटीजर्स हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको क्या हो गई होगी क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और फर्दर मूव करने का मीनिंग ये है कि जो आपके पास साइन था उसके आपने वैल्यूज क्या देखिए 0 देखिए। इसका मतलब मीनिंग ये है कि sin x 0 होता है sin x कितना होगा आपके पास 0 होगा। लेकिन sin x की वैल्यू 0 कब होगी आपके पास तब होगी जब x कितना होगा n पाई होगा। n पाई मतलब आपने n को 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा पाई और sin पाई कितना था 0 n को 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा x 0 यानी sin 0 कितना आया था 0 x को 2 पुट किया तो सॉरी n को 2 पुट किया तो 2 पाई की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 0 ही आई थी। क्वेश्चन ये है कि n क्या है where n is any integer तो जो आपका n है वो कोई भी क्या हो सकता है आपके पास इंटीजर हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास cos x तो जो cos x है उसकी वैल्यू 0 होगी। cos x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 लेकिन कब होगी उसकी वैल्यू जब x इक्वल हो जाएगा आपके पास 2n + 1 * π/2 होगा। 2n + 1 कितना होगा π/2। इसका मतलब क्या π/2 का ऑड मल्टीपल होगा। π/2 का कैसा मल्टीपल होना चाहिए आपका ऑड मल्टीपल। और फिर से where n is any integer और n आपको क्या हो सकता है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर आपने n को लेस सपोज 0 पुट किया n को कितना पुट किया 0 तो 2 * 0 0 ये हो जाएगा π/2 तो cos π/2 आपको पता है 0 होता है। अगर n को आपने लेस सपोज 1 पुट किया तो 2 1 जा 2 + 3 π/2 cos 3 π/2 कितना होता है 0 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 + 1 5/2 को भी कितना हो जाएगा आपके पास
जीरो। इस टाइप से ये सारी वैल्यूज क्या होंगे आपके, इन कंडीशन पे आपके पास sin x और cos x की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब आपने sin x को देख लिया, cos x को देख लिया और उनकी जो वैल्यू है वो किस टाइप से वेरी करती है, किस टाइप से चेंज करती है, ये भी आपने समझ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि जो अदर क्या होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। नाउ वी डिफाइन other, now we define other trigonometric ratio, trigonometric ratios। तो जो अदर क्या है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका रेशियो समझ आप लोगों को ये फंक्शन, तो रेशियो रेशियो क्या समझेगा हमको, फंक्शन। तो जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको देखते हैं, लेकिन उनको हम लोग इससे इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि आपको पता है कि वो सब क्या होता है, इन cos और sin से क्या होते हैं, आपके रिलेटेड होते हैं। वो सब जितने भी चीजें होती हैं सब किससे रिलेटेड होते हैं, sin और cos से। तो फर्स्ट होता है आपके पास cosec x। cosec x आपको पता है इसको लिखते हैं 1/sin x, 1/sin x। और आपको ये भी पता है कि जो x होता है वो क्या होता है, आपका डोमेन होता है। x का आपको क्या होता है, डोमेन। जब x आपका डोमेन है इसका मतलब मैं x को जब वैल्यू पुट करूंगा, x को जब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या होना चाहिए, आपका डिफाइन होना चाहिए। तो आपको पता है sin x की वैल्यू जब जीरो हो जाए, sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाए, तो उस केस में 1/0 बनेगा और 1/0 क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, और ये तो क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा इसका मीनिंग है कि cos x की सारी वैल्यू आएगी लेकिन x इक्वल टू n पाई नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि sin x कब जीरो होता है, n पाई पे जीरो होता है, where x where स्मॉल n इज एनी इंटीजर। तो जो n है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। सेम है sec के बाद होता है बस sec x होता है cos के बाद, इसको लिखते हैं 1/cos x। और आपको ये भी पता है कि फिर से cos की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और जीरो होगी तो 1/0 दैट विल बिकम नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन का मीनिंग है कि कब नॉट डिफाइन होगा, जब x जीरो कब होता है, cos जीरो तब होता है जब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n + 1, यानी कि इसका मीनिंग है कि 2n + 1 / 2 नहीं होना चाहिए। और आपको ये पता है कि वो है n इज एनी इंटीजर। तो जो n है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी उसको डायरेक्ट z में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपके पास tan x। तो tan x की जो वैल्यू होती है sin x / cos x। फिर से x को कुछ भी हो सकता, sin x को कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन cos x रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि ये जीरो नहीं ले सकता। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2n + 1 * π/2 नहीं होगा, और यहां लिख देंगे n belongs to z। लास्ट आपके पास cot x। cot होगा आपके पास cos x upon sin x। तो cos x कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन sin x की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसका मतलब हो जाएगा x does not equal to n pi और n belongs to कितना है, कैपिटल z। तो ये अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये हमने क्या कर दिए, जो फंक्शंस हैं, ये जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो 1 2 3 4 ये हो गया, 5 6 ये टोटल कितना हो गया आपका, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है आपके पास, फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं इसी में। तो क्लास 11 अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी थी समझी है, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को लिख सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जब आप लोग कहा था प्रीवियस क्लास में थे ट्रिग्नोमेट्री वाले में, लेकिन वहां हमने डिग्री में देखा था इनको। कहां देखा था हमने, डिग्री में। और अब हम किसमें देखने वाले हैं इनको, रेडियन में। आपको पता है कि जो sin 0 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, cos 0 1 होता है, और tan 0। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है आपको कि आपको पता होना चाहिए कि जो tan होते हैं, tan है, cot है, sec है, cos है, ये क्या होता है, इन दोनों के क्या होता है, इन दोनों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों से मिलके, तो tan आपको पता है कि sin x अपॉन क्या होता है, cos x होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 0। π/6 तो पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई की वैल्यू कितनी, तो 180, 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर से कितना आ जाएगा आपका 30। तो जो sin होता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये फिर से हो जाएगा आपका, अगर आपका ये 1/2 हो गया, π/4 आपको पता है 1/√2 होता है, π/3 क्या होता है, √3/2 हो जाएगा। π/2 आपको पता है कितना होता है, 90 होता है। अब हम जा रहे हैं पाई, तो पाई फिर से कितना जाता है, 0 हो जाता है। पाई कितना हो जाता है आपका 0, 3π/2 अगर आपको याद हो तो वहां था -1, और ये कितना होता है 0। जब cos बनाएंगे तो cos यहां से क्या हो जाता है, इससे रिपीट, तो
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर √3/2 30 की, ये तो आपको इतने रहेगा 1/√2, ये हो जाएगा आपके पास sin 60, ये हो जाएगा 1/2, π/2 होता है आपका 0, ये फिर से हो जाएगा आपका 1, cos π क्या होता है आपके पास 1 होता है, cos π जो होता है आपके पास वो कितना हो जाएगा cos π -1, cos 3π/2 0 और cos 2π आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आपके पास वैल्यू हो जाएगी। 10 आपको पता है कि sin को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, cos से डिवाइड करेंगे, sin की वैल्यू cos से डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करने जाएंगे तो यहां मिलेगा आपको कितना 1/√3, दिस विल बी 1 और ये आपका √3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास कितना इंफिनिटी, इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं, ये होता है नॉट डिफाइन, यानी इसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको हमने एक सिंबल दे दिया, उस सिंबल को हम लोग ऐसे बनाते हैं इंफिनिटी, दिस वन इज 0, ये अपॉन ये फिर से हो जाएगा आपके पास इनफाइनाइट और ये फिर से कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो ये इस टाइप से हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉर्ड होता है आपका 10 का रेसिप्रोकल, तो ये और ये इस टाइप से हो जाएगा इंफिनिटी। एक्चुअली में कैसा होता होगा इंफिनिटी, होता ये है कि 1/0 हो जाएगा, 1/0 का सिंबल के लिए करना इनफाइनाइट लिखते हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। 10 to 45 ये भी 1 होता है, इसका अगर रेसिप्रोकल ये 1/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। अब यहां समझने वाली बात है कि ये 1 इंफिनिटी है, इसका रेसिप्रोकल 1 और आप बोलते हैं इंफिनिटी को लिखते हैं 1/0, तो ये आएगा 0.1 दैट इज 0। इसका मतलब हो जाएगा कि 1 इंफिनिटी को क्या लिखते हैं हम लोग 0 लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा आपके पास 0। अब ये कितना आपके पास 10 जो पाई है, तो 10 पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/0, 1/0 फिर से क्या बन जाएगा इंफिनिटी, ये फिर से 1 ये फिर से 0 और ये फिर से इंफिनिटी। तो ये इस टाइप से ये चीजें चेंज होती जाएंगी, ठीक है। तो ये बात है इसकी कॉर्ड की। कॉर्ड के बाद अगर हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग कहां पहुंचने वाले हैं आपके पास सेक में। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है आपके पास, सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका cos का, cos का रेसिप्रोकल 1/1, इसका 2/√3, ये √2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, इसका इंफिनिटी -1, तो माइनस ये फिर से -1 ही रहने वाला है, 0 ये फिर से इंफिनिटी 1, तो ये फिर से कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। लास्ट है cos है किसका रेसिप्रोकल होता है sin का, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज इंफिनिटी 2, इसका √2, ये फिर से 2/√3, ये 1/1 फिर से 1, 0 का 1/∞, इसका -1 और इसका फिर से कितना जाएगा इंफिनिटी। तो ये आपके पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो फंक्शन है उनकी टेबल है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं। लर्न करने के बाद ये आपके पास आगे हम लोग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां ये चीजें क्या होंगी बहुत ज्यादा काम आने वाली। इसके बाद ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में था आपके पास। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि जो साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस टाइप से होते हैं, किस टाइप से वेरी करते हैं, किस टाइप से आपको साइन मिलते हैं। तो थैंक यू क्लास 9, थैंक यू क्लास 11। आई होप कि आपको ये चीजें क्या होगी समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।